हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको कोर 13 का सारा लेसन जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, जो उस लेसन से क्वेश्चन बन रहा है, वह सारा आपको बता चुके हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का कोर्स पेपर 14, जो आपका पहला लेसन होगा संविधान और संविधानवाद। सबसे पहले आपको संविधान पढ़ाएंगे, ठीक है। जो संविधान से जो क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, काफी सरल शब्दों में बता रहे प्यारे दोस्तों। और क्वेश्चन जो बता रहे जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ताकि आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े और सटीक पढ़े, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जो इस लेसन से जो क्वेश्चन बनता है, जो पहला क्वेश्चन है संविधान के अर्थ एवं विशेषताओं का व्याख्या करें। जो क्वेश्चन बन रहा है बोलता है कि आप संविधान के बारे में बताइए, संविधान का अर्थ बताएं, उसके विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको संविधान के बारे में बताना हो, उसके बाद संविधान के विशेषताओं का व्याख्या करना होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग को उत्तर बताना, काफी सरल शब्दों में लिखकर बताया प्यारे दोस्तों। और कोर 13 का सारा वीडियो एकदम जो इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो जाकर देख ले, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर 13 कोर 14 का, वो अपलोड पहले ही हो चुका है। आप देख ले कि कौन कौन एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं संविधान के अर्थ एवं विशेषताओं का व्याख्या करें। इसके उत्तर की बात करें तो प्यारे दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। यह संविधान का क्या अर्थ है, एक सरल शब्द में बताते हैं। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज था। जो संविधान है ना, नियम जो होता है, जो संविधान में नियम दिए गए, और जो कानून है उसका एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। देखिए संविधान में तो नियम बना हुआ रहता है, नियम बनने के साथ कानून व्यवस्था विद्यमान रहती है, कानून व्यवस्था विद्यमान रहती है, उसी के जो लिखित दस्तावेज होता है, उसी के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालन होता है, और उसी के आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित है। जैसे सबसे नीचे स्तर पर समझे तो अपना घर है ना, तो घर में भी एक कानून बना होता है कि नहीं ये आदमी ये कर सकता है, नियम बना होता है कि नहीं आदमी ये काम को कर सकता है। उसी नियमों के आधार पर, उसी नियम के आधार पर घर को, फिर घर के जो सदस्य होते हैं, जो मेन सदस्य, फिर उसका संचालन करते हैं और चलाते हैं। और काफी सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं संविधान, ठीक है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर चलता है, हम क्या बोले, किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर चलता है, इस सिद्धांतों, नियमों और कानूनों के संग्रह तथा लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। क्या, सिद्धांतों, नियमों, कानूनों के संग्रह तथा लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। संविधान के नियम, जो संविधान के नियम है, नियम एवं सिद्धांत जहां एक और सरकार के संगठन, शक्तियां एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं। अगर बात करें संविधान के जो नियम है, सिद्धांत है, जहां एक और सरकार के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, वहीं दूसरी और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं। एक और तो सरकार के जो संगठन और शक्तियों एवं कार्य को निर्धारित करते हैं, वहीं दूसरी और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लेख रहता है। और संविधान में बात करें तो शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया रहता है कि ना आप इसके अनुसार ही काम कर सकते हैं, उल्लेख रहता है, जिसमें शासक लोग इन नियमों को बर्बादी से बचे थे। जब उसमें मान लें नियम है कि नियम से ऊपर आप उठकर काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऊपर उठ के काम कर ही नहीं सकता। इसलिए शासक लोग जो होते हैं, नियमों से, बर्बादी से बचे रहते हैं। अतः शासक लोग निरंकुश नहीं बन पाते। अगर वहाँ नियम है तो शासक लोग अपने मनमानी से काम नहीं कर सकते, तो निरंकुश नहीं बन पाते। और काफी सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, 2-3 तरह से संविधान लिख के बताएं ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो आपको समझ में आएगा वही एक्सटर्नल एग्जाम में आप लिखिएगा। और जो दूसरे तरह से संविधान है, उसको संविधान का क्या अर्थ होता है उसको बताते हैं। मानव शरीर के संदर्भ में, जो मानव शरीर है उसके संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी बनावट के लिए किया जाता है। अगर मानव शरीर के संदर्भ में देखें तो संविधान के जो अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे, मानव शरीर के जो ढांचा होता है, उसकी बनावट होता है, उसके लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व गठन से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जो शरीर के ढांचे व संगठन से होता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे या संगठन से होता है।
क्या होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य जो होता है वो राज्य या ढांचे या संगठन से होता है, राज्य के ढांचे या संगठन से होता है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा संविधान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी गई है, और राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा संविधान की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और एकदम एक दो भी लिख दीजिए तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। गिल्क्रिस्टाइन का कथन है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। गिल्क्रिस्टाइन कहते हैं प्यारे दोस्तों कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, ठीक है, जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार शक्तियों का प्रयोग में सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। जॉन ऑस्टिन का कथन है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा तैयार करता है। एकदम सरल शब्दों में समझे तो ये बोलता है कि जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है या रूपरेखा बनाती है या संवारती है या लागू करती है, उसे हम संविधान कहते हैं। हर्मन फाइनर का कथन है कि प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था करता है। संविधान और राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था करता है। लिकोक का कहना है कि किसी राज्य के ढांचे को उसका संविधान कह सकते हैं, किसी राज्य के जो ढांचा होता है उसको हम संविधान कहते हैं। अरस्तु का कथन है, आप सिर्फ एक दो भी लिख दीजिएगा परिभाषा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सिर्फ एक दो इतना आपको बताएं ताकि जो आपको अच्छा लग रहा है वही लिख दीजिएगा। अरस्तु का कथन है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है। अरस्तु का कथन है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाई जाती है, किसी राज्य के द्वारा अपने लिए बनाई जाती है। उपयुक्त विद्वानों द्वारा संविधान शब्द की जो परिभाषाएं की गई है, उपयुक्त विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, जो की गई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन बात निश्चित की जा सकती है। जब उपयुक्त विद्वान द्वारा जब हम बात को जब समझ लेते हैं, समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन बातें निश्चित की जाती है। निम्नलिखित तीन बातों को हम समझ पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्ति का परस्पर, व्यक्ति और व्यक्ति का जो संबंध होता है, पहला पॉइंट। दूसरा व्यक्ति और राज्य, जो व्यक्ति होता है राज्य के बीच जो संबंध होता है वो पारस्परिक संबंध होता है, बहुत अच्छा संबंध होता है। व्यक्ति और राज्य अर्थात शासक और शासित का पारस्परिक संबंध। तीसरा पॉइंट है सरकार के संगठन, उनके ढांचे और सरकार के विधिवत अंगों का पारस्परिक संबंध। जो सरकार की संगठन होती है, उसके ढांचे होते हैं और सरकार के विधिवत अंग होते हैं, उसका पारस्परिक संबंध होता है। संविधान की विशेषताएं, देखिए संविधान की विशेषताएं पूछा तो संविधान की विशेषताएं को आप लोग बताते हैं। संविधान की विशेषता क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छे संविधान का लक्षण या विशेषताएं, एक अच्छा संविधान होने का लक्षण या विशेषताएं जो है आपको बता रहे क्या होना चाहिए अच्छे संविधान होने के लिए। वैसे तो एक अच्छा संविधान का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। वैसे तो एक अच्छे संविधान का कोई एक अच्छा संविधान होगा उसका कोई स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न संविधान उपयुक्त होते हैं। क्योंकि वहां पे स्वरूप निर्धारित क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे भिन्न भिन्न देश में वहां की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न संविधान उपयुक्त होते हैं। प्रत्येक संविधान में कुछ विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए, प्रत्येक संविधान में कुछ विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए। एक अच्छे संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण अथवा गुण होना चाहिए। एक अच्छे संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण या गुण होना चाहिए, जो इस प्रकार है। एक अच्छे संविधान के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या होना चाहिए। व्यापकता, संक्षिप्तता, सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए, ना कठोर ना अधिक लचीला होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए, परिवर्तनशीलता होना चाहिए, सब संविधान में होना चाहिए। व्यापकता एकदम सरल शब्दों में आप लोग को लिख कर बता रहे दोस्तों आगे, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप सिर्फ पॉइंट को याद कर ले, उसके बाद आप काफी आसान से लिख पाएंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर लाइक शेयर करते प्यारे सर अपने दोस्तों तक पहुंचे, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स ला सके। व्यापकता क्या कहता है, संविधान में व्यापकता होनी चाहिए, और संविधान में व्यापकता होनी चाहिए अर्थात संविधान इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनमें शासन के सभी अंगों की व्यवस्था का वर्णन आ जाए।
और बोलता है कि संविधान इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि जिसमें जो शासक के जो सभी अंग उसकी व्यवस्था का वर्णन आ जाए। संविधान को बहुत छोटा बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। और संविधान को बहुत छोटा बनाने की दृष्टि से संविधान को बहुत छोटा बनाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। उसकी व्यापकता उसका बलिदान नहीं किया जाए, उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अद्यापि संविधान में दिन प्रतिदिन की राजनीतिक बारीकियों का वर्णन तो नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं कि संविधान में दिन प्रतिदिन उसके संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए, हर एक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन होगा संविधान तो फिर संविधान तो उसका लागू ही नहीं हो पाएगा, फिर विकास संविधान लागू नहीं होगा, विचार विमर्श ही नहीं होगा, तो फिर संविधान कहाँ से लागू हो पाए। लेकिन शासक के जो शासक है उसके आधारभूत सिद्धांत तथा नियमों का यथासंभव व्यापकता पूर्ण वर्णन किया जाना चाहिए। और बोलते हैं कि जो शासक के आधारभूत सिद्धांतों है उसके नियमों को यथासंभव व्यापकता पूर्ण वर्णन किया जाना चाहिए। संक्षिप्तता श्रेष्ठ संविधान का एक आवश्यक लक्षण है। संक्षिप्तता की बात करें तो श्रेष्ठ संविधान का एक आवश्यक लक्षण है। और कुछ विद्वानों का तो विचार है कि जितना छोटा, कुछ विचारक लोग बोलते हैं कि जितना छोटा संविधान होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, क्या बोलता है कि संक्षिप्तता यानी छोटा, जितना छोटा संविधान होगा उतना ही अच्छा उस देश के लिए होगा। संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल्य बातें का ही वर्णन किया जाता है। और संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल्य बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए। और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक जीवन से संबंधित जो दिन प्रतिदिन है वो राजनीतिक जीवन से संबंधित विस्तार से संविधान में बार बार संशोधन का कलेवर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और बार बार संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। अधिक विस्तार से संविधान में बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और ज्यादा लंबा चौड़ा करेंगे, ज्यादा लंबा संविधान बना देंगे तो उसमें बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम उचित नहीं कहा जा सकता। और जिसे हम बार बार संशोधन करेंगे तो उचित नहीं ठहराया जा सकता। उचित हम नहीं बोल सकते कि ये संविधान उचित है। बार बार संशोधन, क्या संशोधन होना है, तो एक तरह से संविधान घाटा है। इसलिए संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को नहीं बोलता कि बार बार इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका संविधान संक्षिप्त संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिका संविधान है और संक्षिप्त संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय संविधान की उसकी विशालता, बड़ा रूप होने के कारण बहुत अधिक आलोचना की जाती है। और भारतीय संविधान जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रूप में विकास हुआ है, इसका बहुत ही अधिक आलोचना की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान इतना संक्षिप्त नहीं होना चाहिए कि वह स्पष्ट हो जाए। और बोलते हैं कि संविधान इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उनका संक्षिप्त में वर्णन किया जा सके। ठीक है, या स्पष्ट हो जाए। सरल और सुस्पष्टता। एक आदर्श संविधान सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। एक आदर्श संविधान सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए, एकदम सुस्पष्ट दिखना चाहिए, ताकि आम जनता उसे सरलता से समझ सके, ताकि आम जनता, जो आम नागरिक है, उसे संविधान को अच्छा से समझ सके और वकीलों पर निर्भर न रहना पड़े। अगर हम कानून को जानेंगे, अपने कानून के बारे में हम सारा जाने, तो वकील पर हम क्यों निर्भर रहेंगे। फिर अपने हम बातों को अपने जाने के लिए ये अगर हम ये करते हैं तो हमको ये सजा मिलेगा, तो वकील पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ना अधिक कठोर ना अधिक लचीला। संविधान ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अधिक लचीला होना चाहिए। बोलता है कि संविधान ना तो अधिक कठोर भी होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत हो, और ना अधिक लचीला होना चाहिए ताकि लोग उसमें जो चाहे सो कर सकते हैं। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे अत्यंत आवश्यकता होने पर परंतु संशोधित किया जाना चाहिए। और यह बोलता है यह ऐसा होना चाहिए कि अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर परंतु संशोधित किया जा सके। मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए। और संविधान में बोला जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए। जो हमारे भारत के संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है, जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, और जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य शासन की मर्यादा निश्चित करना। संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य होता है शासन की मर्यादा को निश्चित करने से। संविधान में जैसे हम गांव के स्तर पर ही बात करें तो गांव में ही एक सर्वोच्च आदमी होता है ना, तो उनके बातों को हम सभी लोग मानते हैं, उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत, उनकी बातों को हम मानते हैं, तभी तो उनका मर्यादा बना हुआ कि नहीं ये अध्यक्ष इन्हीं की बातों को, उनको कुछ भी अगर कुछ भी घर में या गाँव कुछ भी काम होता है, अगर कोई आपको कुछ मार देता है या पीट देता है तो हम उस गाँव के सर्वश्रेष्ठ आदमी को बुलाते हैं और उसका उद्देश्य के बातों को मानते हैं, उसकी मर्यादा को निश्चित करते हैं, उनके बातों को मानते हैं, तभी तो उनका मर्यादा बना हुआ है, तभी तो हर एक आदमी उनका बात मानता है।
दूसरे व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना होता है। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकार एवं हितों की रक्षा करना होता है। नागरिकों के अधिकार एवं हितों की रक्षा करना होता है संविधान को, ठीक है। और यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। और हम बात करें तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया जाता है, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। और व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका नागरिकों के अधिकार के साथ साथ मनचाहा खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो व्यवस्थापिका होता है और जो कार्यपालिका होता है वो आपके मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी कारण अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों के संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। इसी कारण अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों में संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, मानव लोगों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है, उसका अधिकार दिया हुआ है, लिखा हुआ है संविधान में। स्वतंत्र न्यायालय वर्तमान समय में देश का शासन किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं वरन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो देश की शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं चलाई जाता, वह विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न विभाग के द्वारा किया जाता है। शासन के इन विभिन्न विभागों को अपनी सीमा में रखकर अपनी सीमा में रखने और इन विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के हल के लिए स्वतंत्र न्यायालय का अस्तित्व न केवल उपयोगी वरन आवश्यकता हो जाता है। जब शासन के विभाग होते हैं अपनी सीमा में रखने और इन विभागों के बीच जो होते हैं विभाग उनके बीच जो उत्पन्न होने वाले विवाद के हल के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्व न केवल उपयोगी वरन आवश्यकता हो जाता है। उपयोगी के साथ साथ आवश्यकता हो जाता है। इनमें से हम समन्वय बना के रखे, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहे तो अच्छे से भी काम कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी स्वतंत्र न्यायालय का अस्तित्व आवश्यक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी स्वतंत्र न्यायालय का अस्तित्व आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। और जो स्वतंत्र न्यायालय है उसका अस्तित्व आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। परिवर्तनशीलता संविधान परिवर्तनशीलता होना चाहिए। संविधान वो समय समय पर परिवर्तन उसमें किया जाना चाहिए जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके और अपने आप में परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके, समय के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सके, अपने और नागरिकों के हित के लिए सोचा जा सके, इसलिए परिवर्तनशीलता भी होनी चाहिए। निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष के तौर पर हम बोलेंगे प्यारे दोस्तों तो उपयुक्त विवेचना से इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि जब उपयुक्त विवेचना के बाद हम सारा देखते हैं उसके बाद विवेचना करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि किसी देश का संविधान उस देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। हम बोलते हैं कि संविधान उस देश की परिस्थिति, उस देश में क्या स्थिति है उसकी आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इस तरह आपका ये कोड 14 का पहला जो क्वेश्चन जिसमें आने की संभावना बहुत ही ज्यादा, इस तरह आपका खत्म हो गया। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। प्यारे दोस्तों, जो आपका इसी लेसन से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो है संविधानवाद, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो संविधानवाद के अर्थ तथा संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें। यह आपको बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो अपलोड कर दें और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे दोस्तों। और आप लोग को इसके बाद संविधानवाद के बाद कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग की इच्छा अनुसार अब वीडियो अपलोड होगा। आप लोग जो बोलिएगा DSA 4 को तो DSA 4 का वीडियो अपलोड होगा, DSA 3 बोलिएगा DSA 3 का ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। आप देखिए काफी सरल शब्दों में बताएं प्यारे दोस्तों, ठीक है।